360 में। पाकिस्तान में तलबा यूनियंस की बहाली की मुहिम, नए साल में क्या हासिल हो सकेगा? वाशिंगटन का स्पाई म्यूजियम, जहां खुलते हैं जासूसी की दुनिया के दिलचस्प राज। और घर बैठे हजारों लोगों के साथ देखिए अपने फेवरेट आर्टिस्ट का लाइव कॉन्सर्ट। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं इरम अब्बासी। पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस के जिक्र से बहुत से जहनों में तलबा तंजीमों की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो कैंपस पर असर रसूख की जंग लड़ती है, लेकिन ये मुकम्मल तस्वीर नहीं। तलबा यूनियंस क़याम पाकिस्तान की जदोजहद का हिस्सा थी। 60 और फिर हुसूसन 70 की दहाई ने रोशन ख्याल और लिबरल स्टूडेंट यूनियंस का अरूज देखा, जिन्होंने ना सिर्फ जान पर खेलकर हुकूमत से तालिब इल्मों के मुतालबात तस्लीम कराए, बल्कि अहम सियासी मामलात पर राय साजी में भी किरदार अदा किया। मगर 80 की दहाई के मार्शल लॉ में तलबा को रियासती तशद्दुद और कैद का सामना करना पड़ा। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतें भी हुईं। इसको जवाज़ बनाते हुए 1984 में ज़ियाउल हक की हुकूमत ने स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी आयद कर दी। अब तक कानूनी पेचीदगियों के सबब ये मामला इल्तवा का शिकार रहा, लेकिन 2019 के आखिरी महीनों में तलबा की नई नस्ल स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के मुतालबे के साथ सड़कों पर आई। कुछ सियासी जमातों ने भी इनका साथ दिया। कराची से सिद्रा डार बता रही हैं कि अब तक इस मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है। 1984 में तलबा यूनियन पर लगने वाली पाबंदी को मार्शल लॉ के बाद आने वाली जमहूरी हुकूमतें भी बहाल करने की कोशिशें करती रहीं, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के सबब ये मामला इल्तवा का शिकार रहा। इस बरस इनकी बहाली के लिए मुल्क भर में अचानक भरपूर आवाज उठी। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मुल्क भर में पुरअमन मुजाहरे हुए, जिनमें तलबा ने यूनियन की बहाली समेत कई मुतालबात पेश किए। सबसे पहला जो मुतालबा है वो तो यूनियंस की बहाली है, उस पर वो हमारा बुनियादी मुतालबा है। दूसरा तबक़ाती निज़ाम तालीम का ख़ात्मा है, हरासमेंट कमेटीज़ का बनना है, और फ़ीसों में जो इजाफे किए गए हैं उसको वापस लेना है। ज़िया दौर में तलबा तंजीमों पर लगने वाली पाबंदी को यूँ तो 3 दिहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बड़ी सियासी जमातों की तलबा तंजीमें ना सिर्फ जामियात में सरगर्म रहीं, बल्कि उनका असर रसूख आज भी जामियात में दिखाई देता है। कराची में जमात इस्लामी के नायब अमीर उसामा रजी के मुताबिक पाबंदी के बावजूद आला तालीमी इदारों में इस्लामी जमीयत तलबा की मजबूत जड़ों की वजह जमात इस्लामी के नजरियात हैं। और जमीयत चूँकि किसी के सहारे पे चलने वाली तंजीम नहीं है, इसलिए हमने उन तमाम इदारों के अंदर भी अपने आप को सर्वाइव किया और अपने आप को सर्वाइव किया है अपने नज़रियाती तशख़्ख़ुस की बुनियाद पे। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिलने वाली खुद मुख्तारी के तहत तलबा यूनियन की बहाली अब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतें स्टूडेंट यूनियन की बहाली की हामी हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फिल वक्त इन यूनियन की बहाली का इरादा नहीं रखती। ये सियासत वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें किसी आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डिग्री की ज़रूरत नहीं तो उसका मतलब नहीं कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, कोई तजर्बा नहीं होना चाहिए, कोई मालूमात नहीं होनी चाहिए, कोई आपको सीखने का अमल नहीं होना चाहिए। तो सीखने का अमल जो सियासत में था वो यही था कि आप माशरे में लोगों से कहाँ से आपको फोरम्स मिलते हैं, जहाँ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के इशूज़ को समझते हैं। स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करने का मुतालबा करने वालों का कहना है कि साल से जारी पाबंदी के बाइस नौजवानों में सियासी शऊर और नई क़यादत की कमी हुई है, जिसे पूरा करना ज़रूरी है। कि आप किसी फर्म में ये गिला करें कि लेबर मौजूद नहीं है और आप क्या नाम है अनएम्प्लॉयमेंट का बोर्ड बाहर लगा दें कि भाई यहाँ पे किसी लेबर को अलाउ नहीं है, और आप अंदर ये गिला करें कि जी लेबर तो आता ही नहीं है, तो हम काम कैसे करेंगे। तो सियासतदान जब तक एंटर नहीं होगा सियासत के लिए, वो नर्सरी तो यूनियंस हैं, जब यूनियंस नहीं होंगी, जब ट्रेनिंग्स नहीं होंगी, तो ये लोग जब सियासत में नहीं जाएंगे तो लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, बिल्ड नहीं होगी। तलबा यूनियन की बहाली, इनके दायराकार और नज़्म ज़ब्त का तयन करने के लिए सिंध असम्बली एक बिल मंजूर कर चुकी है, जबकि पंजाब असम्बली में इस कानून साजी पर गौर किया जा रहा है। मगर ये देखना बाकी है कि तलबा यूनियन से मुताल्लिक कानून साजी में तलबा की राय किस हद तक शामिल की जाती है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। पाकिस्तान में तलबा यूनियंस की बहाली के लिए ये नया साल कैसा रहेगा? स्टूडेंट यूनियन की बहाली में सरगर्म रहने वाले एक कारकुन अमार अली जान हमारे साथ मौजूद हैं, जो हुकूक़े हल्क मूवमेंट से भी ताल्लुक़ रखते हैं। लाहौर से बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमार, सबसे पहले ये बताइएगा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों के बाद इस साल आप लोगों की हिकमत अमली होगी क्या?
जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि पहली बार बहुत अरसे में ये बात कम अज़ कम मानी है हुकूमत ने कि यूनियन साजी जो है वो आइनी हक है। उसी तरह जिस तरह लोकल बॉडीज़ जो हैं, उसी तरह जिस तरह पार्लियामेंट जो है वो एक बुनियादी आइन हुकूमतों की रियासत की जिम्मेदारी है कि नुमाइंदगी हो लोगों की, उसी तरह ये यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी है। ये जो 93 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके मुताबिक भी ये जिम्मेदारी थी कि वो एक नया फ्रेमवर्क लेकर आते जिसके तहत यूनियन साजी का हक दिया जाता स्टूडेंट्स को। और 25, 30, 35 सालों से इस पे बात करना ही एक तरह से जुर्म हो गया था। आज बहुत अरसे बाद हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि यूनियन जो है वो हक है, और हम तो पता नहीं कब से यूनियन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो माने इसलिए है क्योंकि हजारों जो तुलबा तालबात पूरे पाकिस्तान में निकले हैं उन्होंने अपनी बात मनवाई है। लेकिन अभी अजब बात सिर्फ ये है और तजाद यही है कि एक तरफ सपोर्ट किया जा रहा है स्टूडेंट यूनियंस को, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ बगावत के मुकदमे हो रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट जो है आलमगीर वजीर वो जेल में है, मेरे समेत 5-6 और लोगों पे बगावत के सेडिशन के मुकदमे हैं। तो एक बड़ा ही एक दोगली सी पॉलिसी है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल बहुत अच्छा है, हमारे नौजवान है, हमारा यूथ है, हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन साथ ही साथ जो उस मुस्तकबिल के लिए बात कर रहे हैं, जो उसको मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल अभी जद्दोजहद खत्म नहीं हुई, ये साल भी जद्दोजहद का साल होगा, क्योंकि ना सिर्फ यूनियंस चाहिए हैं बल्कि ऐसी यूनियंस चाहिए जो हकीकी मानों में लोगों की, स्टूडेंट्स के इश्यूज की नुमाइंदगी करें, ना कि इनकी पॉकेट यूनियंस हो। ये बताइए जी अमार, ये बताइए कि आप पर जो आपने कहा बगावत के मुकदमे हैं, तो उसमें हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है कि किस तरह आप स्टूडेंट्स ने बगावत की है? देखिए वो हैरानगी वाली बात है, क्योंकि उसमें उन्होंने ना सिर्फ स्टूडेंट्स पे, बल्कि मैं टीचर हूँ, मेरे पे इकबाल लाला जो मशाल खान के वालिद साहब हैं जो आए थे इस मार्च के लिए लाहौर खुसूसी तौर पे, उनके ऊपर यानी उन्होंने रैंडमली लोगों पे रखा है। और बात उन्होंने ये किया कि जी क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटाइजेशन के खिलाफ बात की थी, जो कैंपस पे सिक्योरिटाइजेशन हो रही है, तो ये तो बगावत के ज़िम्मे में आता है। अब बंदा कहे कि यार अगर किसी अदारे के अगर वो अपनी हदूद से निकल रहा है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ रहा है, उसके ऊपर कोई अगर तनकीद करता है कि कोई अपनी राय देता है, तो वो बगावत कैसे हो गई? आप मतलब बगावत के लिए तो कोई प्लान होना चाहिए ना, कि हम माल रोड पे जब आए लाहौर में तो टैंक भी साथ लेकर आते, गन्स लेकर आते। आपने तकरीर करने पे, आपने गुफ्तगू करने पे आपने बगावत के पर्चे कर दिए। इस हिसाब से तो फिर आप रोज एंकर्स को देख लें, वो पार्लियामेंट के बारे में या पार्लियामेंटेरियंस के बारे में क्या कहते हैं। ये मैंने अपने जो DIG इन्वेस्टिगेशन है उनको भी ये कहा कि सर आप जरा लगाएं टीवी अपना और देखें आपके इदारे के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, हमारे इदारे की बात अलग है। सही अमार, तो ये बताइएगा कि माजी में और आपके मुखालफिन या स्टूडेंट यूनियंस के मुखालफिन ये कहते हैं कि माजी में जब स्टूडेंट यूनियंस में असर सूख की जंग बढ़ी तो तशद्दुद भी बढ़ा, तो जिसे अवाम में कुछ हलकों में गुस्सा या जिसे कहते हैं कि खौफ भी पाया जाता है। तो आज की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कैसे, ये तलबा तंजीमें जिनका आप मुतालबा कर रहे हैं, वो कैसे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तशद्दुद की राह दोबारा ना अपनाई जाए? देखिए, एक तो पहली बात ये कि तशद्दुद ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कैंपसेस में, वरना मशाल खान शहीद का वाक़या ना होता, वरना जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हरासमेंट का केस है वो ना होता। और मुत्तहद, ये मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ाया, वहाँ पे रोज़मर्रा लड़ाइयाँ होती हैं, वो यूनियन ना होने के बावजूद होती है। यहाँ पे लोग यूनियन और तंजीम को भी कंफ्यूज कर देते हैं। यूनियन जो है वो इलेक्टेड बॉडी है, तंजीम और यूनियन में वही फर्क है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट में फर्क है। इलेक्टेड बॉडीज नहीं है, यूनियंस नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, जाहिर है एज ए टीचर मैं नहीं चाहूंगा कि लोग एक दूसरे के गले काट रहे हों। आप कोई लाहेमल बनना चाहिए, कोई फ्रेमवर्क बनना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन ये तो फिर हुकूमत की नाअहली है कि जी हम फ्रेमवर्क नहीं दे सकते, इतना ऐसा हो गया है। और यूनिवर्सिटीज की भी नाअहली है कि उन्हें लगता है कि उनके अपने स्टूडेंट्स जितनी इतनी ज्यादा वो फीस ले रहे हैं, वो इस तरह का प्रोडक्ट एंड में प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा अगर फ्रीडम मिल गई तो उन्होंने एक दूसरे के सर फाड़ देने। फिर एहतसाब तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया का भी होना चाहिए। और ये भी हमें बताया जाए कि पिछले 35 साल में जो यूनियन पे पाबंदी लगी और आपने स्टूडेंट्स को दबा के रखा, उसके बाद वर्ल्ड रैंकिंग्स में किधर चली गई है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज? क्या टॉप पे हैं? चलिए वर्ल्ड को छोड़ें, आप खित्ते में भी सबसे पीछे हैं। तो ये सिर्फ एक डराने की बात है कि जी कोई किसी भी सेक्टर में अगर लोगों को थोड़ा सा हक मिल गया तो उससे फिर इनसिक्योरिटी आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अमार, आखिरी सवाल ये बताइए कि जैसे कि हमने माजी में देखा, हमने बात भी की कि 60 या 70 की दहाई में लिबरल जो यूनियंस थी, अगर इलेक्शंस होते हैं और जिस तरह जो एक मुतालबा भी है तो उसमें उनको फतेह हासिल हुई। आज हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में आपने खुद भी जिक्र किया कि मजहबी इंतहा पसंदी माजी के मुकाबले में ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता भी है
ہے کہ اگر الیکشنز کا نظام واپس آتا ہے, یونینز بنتی ہیں, تو لبرلز کو کامیابی مل بھی سکتی ہے؟ دیکھیے, انتظامیہ کی طرف سے زیادہ تقویت ملتی ہے رجوتی قوتوں کو, ورنہ آپ نے دیکھ لیا یہ جو سارے اسٹوڈنٹس نکلے تھے 53 شہروں میں نکلے ہیں, وہ سارے کے سارے لال جھنڈا لے کے نکلے. انہوں نے سوشلزم کی بات کی, انہوں نے روشن خیالی کی بات کی, پورے پاکستان میں بات ہوئی. یہ بائیں بازو کے روشن خیال اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے یہ ساری تحریک چلائی ہے, تو یہ منظم ہیں, موجود ہیں, یہ نظریہ موجود ہے. اس کو دبایا گیا تھا تاریخی طور پہ, رجوتی قوتوں کے حوالے کیمپسز کیے گئے تھے, اور آج بھی اگر وہاں پہ تھوڑی سی آپ آزادی دیں تو رجوتی قوتیں پیچھے جائیں گی, روشن خیال آگے آئیں گے. اور باقی یہ کہ دوسروں کو بھی حق ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہوتا ہے. آپ لیٹ یونیورسٹیز بھی اسپیس فار بیٹل آف آئیڈیاز, آپ لڑائی ہونے دیں نظریات کی, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نوجوان اسی سے سیکھیں گے, اسی سے معاشرہ آگے جائے گا. دبائیں گے تو کسی ایک سوچ کی پھر اجارہ داری ہوگی, اور آج کیمپسز پہ سیاست نہ کرنے کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے جو زیادہ خطرہ. صحیح, تھینک یو سو مچ عمار علی جان لاہور سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے. ایران نے امریکہ کی جانب سے اس کی القدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے. پاکستان نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس خبر کی تفصیل اور اس پر ماہرین کے تجزیے کے لیے آئیے urduvoa.com پر. اس کے علاوہ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. پیر کے پروگرام میں آپ کو لے کر چلیں گے ریاست کیلیفورنیا کی خوبصورت وکٹوریا بیچ پر, جو ایک پراسرار ٹاور کے لیے مشہور ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. سمندر کی زوردار موجوں کے ٹکرانے کی وجہ سے یہ ٹاور اب خستہ حالت میں ہے. صبا شاہ خان مزید بتائیں گے اس ٹاور کی حقیقت کیا ہے اور اس کو اب کس سے خطرہ ہے, اور یہ آپ دیکھ سکیں گے پیر کی شام ویو 360 میں. اس وقت چلتے ہیں واشنگٹن میں انٹرنیشنل اسپائی میوزیم, جہاں شائقین یہ جان سکتے ہیں کہ امریکی انٹیلیجنس ادارے اپنے خفیہ آپریشنز کیسے کرتے ہیں. یہاں مشہور جاسوسی ایجنٹس کی داستانوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے, اور اہم آپریشنز میں استعمال ہونے والے دلچسپ آلات بھی نمائش پر رکھے گئے ہیں. اس دلچسپ میوزیم کی سیر کروا رہی ہیں فائزہ بخاری. واشنگٹن کا انٹرنیشنل اسپائی میوزیم, جہاں داخل ہوتے ہی آپ کو باور کرایا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم ہو یا جدید, جاسوسی تو انسانی فطرت ہے. انٹرنیشنل اسپائی میوزیم میں داخل ہوتے ہی آپ ایک انڈر کور مشن کا حصہ بن جاتے ہیں, اور آپ کو ایک خصوصی بیج دیا جاتا ہے, جس کے بعد آپ ان کمپیوٹرز پر جا کے اپنی خفیہ ID بناتے ہیں. میوزیم میں امریکی انٹیلیجنس اداروں کے خفیہ آپریشنز اور جاسوسی کے لیے استعمال کیے جانے والے انوکھے آلات کی نمائش کے علاوہ مشہور جاسوسوں اور انٹیلیجنس ایجنٹس کا ذکر بھی موجود ہے, جیسے فرحانہ قاضی, امریکی حکومت کے انسداد دہشت گردی سینٹر سے منسلک رہنے والی پہلی مسلمان اور پاکستانی نژاد خاتون. لوگ حیران ہوتے تھے کہ میں ایک نوجوان عورت اور مسلمان ہو کر انٹیلیجنس ادارے میں کیسے کام کر رہی ہوں. میں کہتی تھی کیوں نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کرتی ہیں, تاکہ وہ خبروں اور معلومات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں. میوزیم میں انٹریکٹیو مائنڈ گیمز بھی موجود ہیں, جس میں آپ کی جاسوسی کی صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو حقیقی انٹیلیجنس ایجنٹس کی طرح کسی مشکل صورتحال کا سامنا ہو تو آپ اس سے کیسے نمٹیں گے. یہ اس طرح لگتا ہے جیسے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں, لیکن اس میں سے بہت کچھ ان فلموں سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا جن میں انہیں دکھایا گیا. یہاں جاسوسی پر مبنی موضوعات کے بارے میں مختلف ملکوں میں بنائی گئی مشہور فلموں کا تذکرہ بھی ہے, لیکن ایک
दिलचस्प ट्विस्ट के साथ। हकीकी इंटेलिजेंस एजेंट इन फिल्मों में पेश किए गए जासूसी किरदारों, आलात और तकनीक का तनकीदी जायजा पेश करते हुए फिल्म में मौजूद बड़ी गलतियों की निशानदही करते हैं। किसी भी इंटेलिजेंस सर्विस का सरबराह ये सब नहीं करता, इसकी बजाय वो इदारे की पॉलिसी और माली मामलात को देखता है। हम वाशिंगटन में कुछ दोस्तों से मिलने आए हैं, उन्होंने हमें इस म्यूजियम के बारे में बताया है। मेरे वालिद फौज में थे, इसलिए मुझे हमेशा से ही जासूसी से मुतालिक बातों में दिलचस्पी थी। उन्होंने मुझे कहा कि इस बार यहाँ आऊँ तो इस म्यूजियम को देखे बगैर वापस न जाऊँ। म्यूजियम का इन्फिनिटी रूम एक डिजिटल अजायब घर की तरह है, जहाँ चारों अतराफ आवेजा शीशे की दीवारों पर जारी वीडियोस में मौजूदा दौर के एक अहम मसले साइबर हमलों की निशानदही की गई है। इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम का मकसद लोगों को आगाही देना है कि मुल्कों को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात किस नौयत के होते हैं और उनसे कैसे निपटा जाता है। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में बर्स के मरीजों के बारे में तरह तरह की तोहमात पाई जाती हैं। लोग इनके खून और अज़ा को जादू टोने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए उन्हें कत्ल भी किया जाता है। अफ्रीकी मुल्क मलावी में अब ऐसे लोगों में सिक्योरिटी अलार्म्स तकसीम किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रेडी बांध चिपेरो लास्टन को मार्च में ऐसे अफराद ने अगवा करने की कोशिश की जो खुद को पुलिस एहलकार जाहिर कर रहे थे। उन अफराद का दावा था कि वो ऐसे लोगों के घरों की तलाशी लेंगे जिन पर बर्स के मरीजों या अल्बाइनोस के जिस्मानी आज़ा रखने का शुबा हो। ये आज़ा मशरकी अफ्रीका भर में काले जादू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लोग जिस तरीके से आए, मैंने महसूस किया कि मैं किसी भी दिन मारा जा सकता हूँ। मैं इंतहाई खौफजदा था। मैंने महसूस किया कि मेरा पीछा किया जाता है। उस वक्त से मैं खौफ में जी रहा हूँ। बर्स में मुब्तला अफराद पर ऐसे लोगों की जानिब से हमला किया जाता है जो ये समझते हैं कि उनके जिस्मानी आज़ा अच्छी किस्मत, ताकत और दौलत का सबब हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि 2014 से मलावी में कम से कम 25 अल्बाइनोस को हलाक किया जा चुका है और उनकी कब्रों को ज्यादातर ज्वेलरी के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी आज़ा के लिए लूटा जाता है। मलावी के हुकाम ने इस साल अवामी दबाव की वजह से अंदाजन 10,000 अल्बाइनोस को जाती सिक्योरिटी अलार्म्स तकसीम किए ताकि उन पर होने वाले हमलों को रोका जा सके। सरकार होने के नाते हम बरस के शिकार लोगों के लिए साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम इनमें सिक्योरिटी अलार्म्स तकसीम कर रहे हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटीज में महफूज रहे। मलावी के अल्बाइनोस ने गुज़िश्ता साल मई में इब्तिदाई तौर पर इन अलार्म्स को मुस्तरद कर दिया था क्योंकि हुकाम ने उन्हें सदर की जानिब से तोहफा करार दिया था। ये अलार्म्स सेफ्टी पिन निकालने पर अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी आवाज सिर्फ 100 मीटर की रेंज में ही सुनाई दे सकती है। मलावी की पुलिस और मकामी रहनुमा लोगों में आगाही फैला रहे हैं कि वो इन अलार्म्स की जानिब तवज्जो दें और बर्स में मुब्तला अफराद का कहना है कि वो इन अलार्म्स के साथ अगरचे अब खुद को महफूज समझते हैं, लेकिन इसकी रेंज महदूद होने की वजह से वो सफर करने से कतराते हैं, जिसकी वजह से उनका गुजर बसर मुश्किल है। लेमिक मिसलीना की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अफगानिस्तान में 40 साल से जारी बदअमनी के बायस अवाम ने क्या नुकसानात उठाए और इन पर हालात का क्या असर हुआ, इसकी तस्वीर काबुल में एक स्टेज ड्रामे की शक्ल में पेश की जा रही है जिसका नाम है वॉर ड्रैकुला। आइए मिलते हैं उसके किरदारों और अदाकारों से। बम धमाके के बाद मामूल का दिन जारी है। ये काबुल में होने वाले स्टेज ड्रामे वॉर ड्रैकुला का एक मंजर है। ड्रामा एक खुदकुश हमले के बाद कालमियां पेश कर रहा है। अफगानिस्तान के कौमी थिएटर के डायरेक्टर सैयद मंसूर रहमानी कहते हैं कि अफगान आवाम अशरों से खौफ के माहौल में जिंदा है। तकरीबन निस्फ सदी होने को आई है। हमारे अवाम जंग से थक चुके हैं। मौजूदा नस्ल जंग ही के दौरान पैदा हुई और हम नहीं चाहते कि वो लड़ाई में मारी जाए। किसी भी बम धमाके के बाद शहरी हलाकतों पर तवज्जो मरकूज हो जाती है, लेकिन जख्मियों की जिंदगियां भी ड्रामाई अंदाज में बदल जाती हैं, बाज माजूर हो जाते हैं। इस ड्रामे में उन पर भी तवज्जो दी गई है
हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सकें। अगर हम में इत्तेहाद नहीं होगा तो दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। लैला हमदर्द जैसे अदाकार कहते हैं कि उन अफराद के किरदारों की नुमाइंदगी करना मुश्किल नहीं जिन्होंने जंग में अपने अजीजों को खो दिया, क्योंकि बेशतर अफगान अपने जज्बात का इजहार करते हैं। वो माएं जिन्होंने अपने बच्चे, भाई और वालिद खोए हैं, हम अदाकारी करते हुए उनके जज्बात महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम में से बेशतर ऐसे ही किसी नुकसान का सामना कर चुके हैं। इस ड्रामे का मकसद अफगानिस्तान में मुख्तलिफ नस्ली पस मंजर रखने वालों में इत्तेहाद पैदा करना है ताकि एक पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाब पूरा हो सके। हसीब मौदूदी के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये थे अफगान जंग के असरात उन शहरियों पे जिन्होंने अपने प्यारे खोए या उन जख्मियों पे जिनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। क्या ये मुमकिन है कि आप हज़ारों लोगों के साथ कॉन्सर्ट देखें लेकिन सारे माहौल का मज़ा मिल जाए घर बैठे? वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये मुमकिन बनाया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मैट डिबल ने इसे ट्राई किया, आप भी देखिए। Do you want to see an awesome concert in VR? हाल ही में यॉर्क कार्ल हुफा से मेरी मुलाकात उन्हीं के डिजाइन किए हुए एक कॉन्सर्ट में हुई। हम इस वक्त एक सुरंग में हैं। इसी सिम्त में कुछ सेकंड हम चलते रहेंगे और जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं कि हम कर क्या रहे हैं। हम जर्मन कंपनी वॉइस VR हैं। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां मौसीकार वर्चुअल दुनिया में कॉन्सर्ट कर सकें। क्या ये एक हकीकी जगह पर बनाई जा रही है? हाँ, दरअसल ऐसा ही है। ये जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में वो जगह है जहाँ बहरी जहाज़ों की मुरम्मत होती है। हमने इर्द गिर्द के बेशतर माहौल को VR टेक्नोलॉजी में डालकर एक मसनूई या वर्चुअल जगह तख्लीक की है। इस वक्त हम माइकल वॉल्नी को देख सकते हैं। वो जर्मनी के एक पियानो आर्टिस्ट हैं। हमारे पास कुछ रॉक बैंड्स और कुछ हिप हॉप आर्टिस्ट भी हैं। यूं मौसीकी से मुंसलिक मुख्तलिफ लोगों की एक बड़ी वैरायटी हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हकीकी जिंदगी में जो कुछ मुमकिन है हम इससे जरा ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम दरअसल आर्टिस्ट के साथ मिलकर इन्हें इनकी मर्जी की जगह बनाकर देते हैं। इसका मतलब है कि एक छोटे से मकामी म्यूजिक बैंड को बैनुल-अक़वामी ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है। आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री का मसला ही ये है कि पैसा लाइव कॉन्सर्ट से जमा होना चाहिए और ज्यादातर बैंड्स के पास फैंस होते हैं लेकिन वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ऑडियंस में मौजूद लोग भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। जी हाँ, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं और ऐसे ही सबको देख सकते हैं जैसे हम देख रहे हैं। क्या आप खुद को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं? ऐसा करने के लिए भी अब तरीके हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और सबसे बढ़कर ये कि ऐसे कॉन्सर्ट में जाकर कम से कम बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। मैट डिबल के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिनेमा में जाकर टिकट हासिल करने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते या अपने बिजी स्केड्यूल के लिए प्री प्लानिंग नहीं कर सकते, तो वर्चुअल रियलिटी ने आपके लिए फिल्म देखना और भी आसान बना दिया है। ये था आज का व्यू 360। मुझे इजाज़त दीजिए। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर आप ये प्रोग्राम दोबारा देख सकते हैं। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @VOA। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं उर्दू VOA पर, जहाँ बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए ज़रूर आइए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं। तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हैव अ ग्रेट वीकेंड।